हेलो बच्चों, कक्षा 7 के विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम ताप, जो हमारी 5वीं इकाई है ऊष्मा एवं ताप, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन दो लेक्चर्स में हमने यह देखा है कि ऊष्मा की अवधारणा क्या होती है और ताप को किस तरह मापा जाता है, उसके लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तापमापी का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे देखेंगे कि ऊष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस तरह ऊष्मा विभिन्न पदार्थों के माध्यम से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है। हमने यह हमेशा अनुभव किया है कि जब गर्म चाय जो है वह स्टील के खाली गिलास में डाला जाता है तो वह गिलास भी गर्म हो जाता है, या कोई भी धातु का जो बर्तन होता है या पदार्थ होता है उसे हम गर्म जब करते हैं तो उसका पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। छड़ का एक सिरा अगर आग में रख दिया जाए तो पूरा छड़ ही गर्म हो जाता है। यह हम अपने दैनिक जीवन में लगभग देखते रहते हैं। तो गर्म चाय से भरे गिलास को कुछ देर तक अगर खुला रख देते हैं तो चाय ठंडी भी हो जाती है, या कुछ जो दूर हम खड़े होते हैं आग से तो हमको भी गर्मी लगने लगती है। तो जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वह हम तक कैसे पहुंच जाती है, या छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंच जाती है। यह गुण जो होता है ऊष्मा का वह कहलाता है स्थानांतरण का गुण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का गुण कहलाता है। और अलग अलग पदार्थों में यह अलग अलग तरीके से होता है। हम ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है इसे हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण क्यों होता है, क्यों छड़ का एक सिरा जब हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म क्यों हो जाता है, उसका कारण मुख्य जो होता है वह यह होता है कि जिस सिरे ऊष्मा का यह गुण होता है कि वह हमेशा जहाँ अधिक ताप होता है और दूसरी जगह पर जहाँ कम ताप होता है तो अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करती है। इसलिए हमेशा गर्म तो हम करते हैं एक सिरे को, लेकिन वह गति करके जहाँ कम ताप है वहाँ पर वह ऊष्मा चली जाती है, इसलिए वह दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा के संचरण की जो विधियाँ हैं विभिन्न पदार्थों में वह अलग अलग तरीके से होती हैं, और यह जो संचरण की विधि है वह मुख्य रूप से 3 तरह होती है। 3 विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। 3 तरीके हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन मतलब कंडक्शन, संवहन मतलब कन्वेक्शन और विकिरण मतलब रेडिएशन। 3 तरीके से ऊष्मा चलती है। एक एक चीज़ का हम देखते हैं कि किस तरह के चलने में क्या क्या क्रिया होती है ऊष्मा के। पहला चालन की क्रिया देख लें। एक क्रियाकलाप किया जाए कि स्टील के चम्मच का एक सिरा किसी उबलते हुए जल में डाला जाए तो चम्मच के दूसरे सिरों को हम हाथ में पकड़े रहें। क्या होता है, चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उबलते जल की ऊष्मा क्या होती है, चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। यह कैसे होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और चम्मच का जो सिरा उबलते हुए जल में है, जब उसका ताप बढ़ता है तो उस जगह पर जो अणु हैं उन्हें जो ऊष्मा मिलती है वह उस ऊष्मा को अपने पड़ोसी अणु को दे देते हैं, और फिर वह पड़ोसी अणु उसके अगले वाले अणु को दे देता है जिसके पास कम होता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलते चलते वह एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, ऐसे क्रमशः बढ़ते बढ़ते उस सिरे पर स्थित अणुओं तक ऊष्मा पहुंच जाती है जो सिरा जल से बाहर है या हमने जिसको हाथ से पकड़ रखा है। तो अणुओं के माध्यम से ऊष्मा धीरे धीरे चलती रहती है। जैसे हम किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, डायरेक्ट अंतिम सीढ़ी पर पहुंच नहीं जाते हैं। पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं,
फिर दूसरी पे रखते हैं, फिर तीसरी पे रखते हैं, इसे चलते हुए हम पहुंचते हैं। वैसे ही ऊष्मा भी जो सिरा उबलते हुए जल में पड़ा हुआ है वहाँ पर स्थित अणु से चल करके उसके बगल वाले अणु में, फिर उसके बगल वाले अणु में, फिर उसके बगल वाले अणु में, इस तरह धीरे धीरे चलते हुए उस ठंडे सिरे पर स्थित अणु के पास तक पहुँच जाती है। तो ऊष्मा चूँकि चल कर पहुँच रही है, इसलिए इस तरह के ऊष्मा पहुँचने की विधि को, ऊष्मा के फैलने की विधि को हम चालन कहते हैं। यह धातुओं में देखने को मिलता है सामान्य रूप से, जहाँ पर अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस क्रिया में अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वह उसी स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। अणु नहीं चलकर जाता है, बल्कि उनकी जो ऊर्जा है, इसको हम एक उदाहरण दूसरे से समझ सकते हैं कि 10 बच्चे एक लाइन से खड़े हो जाएं और पहले बच्चे को एक ईंट दे दी जाए और फिर वह ईंट अब दूसरे वाले को दे दे, बगल वाले को, फिर वह अपने बगल वाले को दे दे, फिर वह अपने बगल वाले को दे दे। तो बच्चे तो अपने स्थान पर स्थिर हैं, लेकिन ईंट पहले वाले बच्चे से चल के अंतिम वाले बच्चे तक पहुंच जाती है। इसी तरह जो ऊष्मा गर्म उबलते जल में पड़े हुए चम्मच के जो सिरे पर स्थित अणु है, जो उसको ऊष्मा मिलती है, वह अपने बगल वाले अणु को दे देता है, फिर वह उसके बगल वाले को दे देता है। इस तरह ऊष्मा चलते हुए अंतिम सिरे तक, ठंडे सिरे तक, जहां हम पकड़े हुए हैं वहां तक पहुंच जाती है। तो इस तरह चूँकि चल कर ऊष्मा पहुंच रही है, तो इसलिए इस विधि को ऊष्मा संचरण की हम चालन विधि कहते हैं। एक और क्रियाकलाप देखते हैं कि लोहे की एक पटरी लें, पटरी के ऊपर समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 पिने 1, 2, 3 व 4 लगा दें उस मोम पटरी पर, लोहे की मोम की सहायता से। अब पटरी को मेज पर रखकर इसके एक सिरे को ईंट से दबा देते हैं, दूसरे सिरे को स्पीड लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। तो क्या होगा, गर्म करने पर जो पिने हमने मोम से लगाई हैं, जैसे जैसे सिरा गर्म होता जाएगा, एक एक करके पिने नीचे गिरती जाएंगी, मोम पिघल जाएगा, पिने नीचे गिर जाएंगी। तो हम देखते हैं क्या है कि वह पिन जो कि स्पिरिट लैंप के सबसे पास वाले जगह पे चिपकाई गई है, वह सबसे पहले गिरती है, उसके बाद फिर उसके बाद वाली गिरती है, फिर उसके बाद वाली गिरती है, और अंत में सबसे बाद जो सबसे दूर स्थित सिरा है, वह पिन जो है उस लोहे की पटरी से टूटकर अलग हो जाती है। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, वह पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अणु अपनी ऊष्मा धीरे धीरे पास वाले अणु को पास कर देता है, दे देता है। तो इस प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है और ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, संचरित होती है। तो ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा के संचरण की जो विधि होती है, वह चालन विधि होती है। तो चालन विधि ठोस पदार्थों में ही हमें देखने को मिलती है। तो अच्छे से समझ में आया होगा कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा किस तरह फैलती है। दूसरी विधि देखते हैं हम, संवहन विधि। इसमें ऊष्मा किस तरह फैलती है। द्रव तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वह चालन विधि द्वारा संभव नहीं होता है, क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं, वह अपनी ऊष्मा को दूसरे अणु को देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए इनमें जो ऊष्मा चालन की विधि होती है वह संवहन होती है। संवहन में कैसे ऊष्मा संचरित होती है, यह ध्यान से देख लीजिए। एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझें कि कांच का एक फ्लास्क लें, इसके आधे भाग तक पानी भर दें और पानी में सावधानी पूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का एक कण फ्लास्क के बीच में डाल दें, या स्याही का कण बीच में डाल दीजिए आधा भर करके। क्या होगा, फिर धीरे धीरे उस फ्लास्क को, उस बर्तन को धीरे धीरे गर्म करें। पानी में जो उठने वाली रंगीन धाराएं हैं, उनको ध्यान से देखिए कि जो स्याही या लाल दवा हम डाले हैं उस बर्तन में, वह धीरे धीरे लकीर के रूप में पेंदी से ऊपर की तरफ उठेगी, लकीर के रूप में। क्यों ऐसा होता है, वह नीचे से ऊपर की ओर हमेशा
जाती हुई उठती हुई दिखाई देती हैं तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई पुनः ऊपरी सतह से फिर वापस नीचे की पेंदी की तरफ आती हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्लास्क की तली के जल के जो अणु हैं जो पहले गर्म होते हैं, यह अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर भागते हैं और ऊपरी सतह के जो जल के अणु हैं वह नीचे की ओर आते हैं क्योंकि वह ठंडे होते हैं। तो ठंडी हवा जो है वह हमेशा नीचे की तरफ भागती है और गर्म अणु जो है वह हमेशा ऊपर की तरफ भागता है। तो जिसको जो अणु गर्म होता है वह चल करके ऊपर की तरफ जाता है और जो ऊपर स्थित अणु है चूँकि वहाँ ठंडा है तो वह नीचे की तरफ आते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया से में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। अणु गति कर रहे हैं, जो गर्म हो जाता है वो भाग जाता है ऊपर को, जो ठंडा है वह ऊपर से नीचे पहुंच जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। यहाँ पे ऊष्मा नहीं चल रही है, अणु चल रहा है ऊष्मा ले करके। जैसे आपको एक चिट्ठी दे दी जाए, आप वहाँ ले जाके पहुँचा आइए, तो वह ऊष्मा के साथ साथ अणु भी इसमें संवहन की क्रिया में चलता है। तो इस तरह जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है वह संवहन कहलाती है। इसका दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग भी है। जैसे घरों तथा कारखानों से जो धुआं निकलता है वह उनमें जो गर्म गैसें होती हैं वह संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। धुआं जो बाहर ऊपर को जाता है उसका कारण क्या है? यही संवहन धाराएं बनती हैं जिससे वह गर्म होने पर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। श्वसन क्रिया में निकली जो वायु होती है सामान्य वायु की तुलना में गर्म होती है क्योंकि हमारे शरीर के भीतर से निकलती है। नम तथा कम घनत्व वाली होती है। यह ऊपर उठकर छत के पास की दीवार में बने रोशनदान से बाहर निकल जाती है। कमरे तथा हॉल में गर्म वायु निकालने के लिए छत के पास दीवार में बने बड़े गोलाकार छेद में एग्जॉस्ट पंखा लगाते हैं, इसीलिए कि जो गर्म हवा है वह हमेशा ऊपर भगती है और वह छत के पास जाकर एकत्र होती है। तो छत के पास ही हम एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाए और खिड़की से ठंडी और स्वच्छ हवा फिर भीतर आ जाए। तो दैनिक जीवन में संवहन धाराओं का काफ़ी उपयोग है। तीसरी विधि जो है वह विकिरण है। विकिरण की विधि में किस तरह ऊष्मा फैलती है? यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। अब तक जो दो विधियां हम पढ़े हैं, चालन और संवहन, उसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चालन की विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्थानांतरण की इस विधि को हम विकिरण कहते हैं। क्रियाकलाप देखें एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी करें और एक थर्मामीटर को हाथ से पकड़कर मोमबत्ती की लौ से थोड़ी दूर पर रखें। कुछ देर बाद थर्मामीटर के पाठ्यांक को देखें, पाठ्यांक में कुछ अंतर दिखाई देता है। थर्मामीटर के पाठ्यांक में वृद्धि होती है। क्या थर्मामीटर द्वारा प्रदर्शित ताप वृद्धि ऊष्मा स्थानांतरण की चालन अथवा संवहन विधि के कारण है? अगर नहीं तो क्यों? वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण थर्मामीटर की घुंडी तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बीच की वायु है वह ऊष्मा की कुचालक होती है और कुचालक वस्तुएं ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देती हैं। दूसरी चीज़, मोमबत्ती की लौ के आसपास की जो गर्म वायु है हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है, अतः ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से भी नहीं हुआ, चूँकि हम थर्मामीटर को बगल लगाए हुए हैं। स्पष्ट है कि थर्मामीटर की घुंडी किसी अन्य विधि से गर्म हो रही है। इस विधि को हम विकिरण कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण की क्रिया निर्वात में भी संभव हो सकती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा भाग निर्वात है, फिर भी सूर्य की जो ऊष्मा है वह निर्वात से होती हुई पृथ्वी तक पहुंच जाती है। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है विकिरण का? जाड़े के दिनों में जो हम आग सेंकते हैं या हीटर को सेंकते हैं सामने बैठकर, तो गर्म महसूस होता है हमको। क्यों?
कि आग या विद्युत हीटर से जो ऊष्मा निकलती है वह विकिरण के माध्यम से बिना बीच के स्थान को गर्म किए सीधे हमारे पास तक पहुंच जाती है। तो ऊष्मा में यह भी गुण, फैलने का यह गुण भी पाया जाता है कि अगर उसे माध्यम नहीं मिला तो वह बिना माध्यम के भी विकिरण के माध्यम से फैल सकती है, विकिरण के रूप में, तरंग के रूप में फैल सकती है। तो यह ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ थीं जिन्हें हमने देखा आज। ठोस पदार्थ में चालन, द्रव और गैसों में संवहन, और जहाँ पे किसी कोई माध्यम नहीं होता है वहाँ पर, या माध्यम है या नहीं है वहाँ पर विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। तो ऊष्मा के संचरण की अब 3 प्रमुख विधियाँ थीं। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके हमसे पूछ लें, फ़ोन करके पूछ लें। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।